दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण यह है, मान लीजिए एक गांव है और ये आसपास के इलाके से आइसोलेटेड है, तो क्या इस गांव में डेवलपमेंट हो पाएगी? अब अगर आपको इस गांव के एग्जाम्पल से समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब यहां पे क्या डेवलपमेंट का लेवल सेम है जो आपके मेनलैंड पे है? अब इसके अलावा अगर आप नॉर्मल मेनलैंड पे एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप बिहार का और यूपी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जितनी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट गुजरात में है उतनी बिहार में नहीं, तो क्या बिहार में आपकी डेवलपमेंट है? तो यहां पे मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत किस तरह से परफॉर्म कर रहा है आजादी के 75 साल में इस इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे, और यहां पे किस तरह के चैलेंजेस हैं हमारे सामने। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे प्रीलिम्स में आपसे। देखिए, प्रीलिम्स में पहला क्वेश्चन है 5 ईयर प्लान के बारे में। अब इस बारी की जब से मैं योजना आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट 3 से 4 आर्टिकल में मैं आपको बता चुका हूं कि प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ गिवन है आपकी इस बार की योजना मैगजीन में। उसके अलावा इस बार की मैगजीन में नेशनलाइजेशन के ऊपर भी बहुत सा फोकस किया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको नेशनलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन दोनों ही आपके 2019 के हैं, तो मतलब यहां पे आपको यह समझना होगा कि अगर कभी भी ऐसे टॉपिक फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहते हैं तो यूपीएससी इनमें से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये टॉपिक पुराने नहीं होते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में ना केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के, और मेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको अल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे अल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए, आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की, तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyis.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyis.com पे जाके। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत आने से पहले जो भारत की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अब ऐसा कहने के पीछे कारण ये है, एक कैम्ब्रिज के हिस्टोरियन है एंग्विस मेडोसन, इन्होंने अपने एक किताब में लिखा था कि जो इंडिया था ना उस समय का 1700 के आसपास का, वो लगभग ग्लोबल इकोनॉमी का 22.6% को रिप्रेजेंट करता था, यानी ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द इकोनॉमी। अब यहां पे अगर बात कीजिए, जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे यानी 1952 के आसपास, भारत का ग्लोबल इकोनॉमी का शेयर हो गया था लगभग 3.8%। मतलब एक समय में जब वर्ल्ड इकोनॉमी 100 रुपए कमाती थी तो उसमें 22 रुपए भारत कमाता था, और अब ये घट के 1952 में आपका कितना रह गया, 3.8%, यानी 3 रुपए 80 पैसे। तो अंग्रेजों ने जिस तरह से भारतीय इकोनॉमी को बर्बाद किया था इन 300 सालों में, इसकी झलक आपको यहां पे साफ दिख रही है। अब इसके पीछे मेजर कारण था आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को इंडिया में बेचना चाहते थे और इंडियन गुड उस समय दोनों ही मार्केट में फेमस थे, चाहे आप बात करें यूरोपियन मार्केट की या डोमेस्टिक मार्केट की। क्योंकि ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, तो उन्हें जरूरत थी मार्केट की, ना केवल यूरोपियन मार्केट बल्कि आपकी डोमेस्टिक मार्केट को भी वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। अब इसी वजह से तो 1854 में आप देखते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। अब क्योंकि अंग्रेजों का मकसद था
इंडिया की मार्केट पे कब्जा करना और साथ के साथ यूरोपियन मार्केट पे कब्जा करना, तो इसके लिए जरूरत थी इंडिया की पहले से ही एस्टैब्लिश इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं तोड़ने की। अब जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, ये ना केवल आपका पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था बल्कि एक इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट भी था। ऑल्दो कई लोगों को संशय था कि यह भारत देश आजाद होने के बाद सरवाइव कर पाएगा भी कि नहीं। एक समय ब्रिटिश क्राउन की शान और शौकत भारत अब पर कैपिटा इनकम में सबसे पिछड़ चुका था और उसके अलावा भारत की लगभग 5/6 पॉपुलेशन इलिटरेट थी। तो ऐसे देश को संभाल पाना उस समय अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन उस समय के जो भारतीय थे, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट बोलिए या आप पॉलिटिशियंस बोलिए, ये सभी नेशनलिस्ट थे और इन्होंने भारत के बारे में सोचना आजादी से पहले ही शुरू कर दिया था। 1994 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पहला मॉडल रखा गया था बॉम्बे प्लान। यह आपका 15 साल का एक प्लानिंग मॉडल था जहां पर एम्फसाइज ये किया गया था कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर है, ये स्टेट है, इनका ज्यादा रोल रहेगा और ये प्रोटेक्ट करेंगे आपके लोकल बिजनेस को। अब महज आजादी के 1 साल बाद हम लेके आए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जहां पे बात की गई मिक्स्ड इकोनॉमी की। अब इसके महज 2 साल बाद आ जाता है आपका प्लानिंग कमीशन। अब इस कमीशन का काम था इंडिया के 5 ईयर प्लान को डिजाइन करना। ऑल्दो ये हमने यूएसएसआर से सीखा था, बट यहां पे एक बात है कि इंडिया की जो 5 ईयर प्लान है, पहले 2 तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट उसके बाद बहुत सी दिक्कतें आती हैं जिनसे अभी तक हम उभर नहीं पाए। अब ये जो आपके प्लानिंग कमीशन था, इसका काम क्या था उस समय, किस तरह से इकोनॉमी में रिसोर्सेज को आपको एलोकेट करना है, ये आपका प्लानिंग कमीशन देखता है। उसके अलावा प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये भी आपका प्लानिंग कमीशन देखता है। और टाइम टू टाइम इनको इवेलुएट करने का काम भी, यानी आपके 5 ईयर प्लान को इवेलुएट करने का काम भी आपके प्लानिंग कमीशन का ही है। दोस्तों एक बार देखते हैं कि 5 ईयर प्लान में किस तरह की बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। तो आपको यहां पे याद रखना है कि पहले 5 ईयर प्लान को हमने इंप्लीमेंट किया था 1951 से 56 के बीच में, और यहां पे हमने एचडी मॉडल को फॉलो किया था। इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को लेके आए थे। अब पहले 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया था स्टील इंडस्ट्रीज पे और साथ ही साथ आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज पे। अब यहां पे हमने कुछ स्टील प्लांट्स लगाए थे कई देशों की मदद से। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि पहले 5 ईयर प्लान में कौन कौन से स्टील प्लांट किस किस देश की मदद से इंडिया ने लगाए थे। उसके अलावा मैंने आपसे एक बार पहले भी पूछा था कि इरिगेशन में हमने कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। आप में से किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। अब बात कीजिए सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो यहां पे आपको याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने एकदम से बढ़ा दी थी और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया था हमने सेकंड 5 ईयर प्लान पे। अब यहां पर इसे कंटिन्यू किया गया थर्ड 5 ईयर प्लान में भी, जब हमने महालनोबिस मॉडल को फॉलो करना स्टार्ट किया था। अब कहना है यहां पे यह था कि हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जहां पर हम कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एरिया को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और इसका ट्रिकलिंग इफेक्ट हमें बाकी एरिया में भी देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान है वो फेल हो गया था। अब इसके पीछे वैरायटी ऑफ रीजन है। अब देखिए यहां पे आपको 2 चीजें दिख रही होंगी। 1961 से 66 के बीच का ये प्लान है, तो यहां पर 1962 की वॉर हुई है चाइना के साथ और 65 की पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा 66 में आपके ड्रॉट आ गए थे, तो इस वजह से आपका ये 5 ईयर प्लान बुरी तरह से फ्लॉप रहा। अब इसी के कारण हम चले जाते हैं प्लान्ड हॉलीडे पे, मतलब 3 साल तक आपके 1 ईयर यानी एनुअल प्लान्स आते हैं और इसके बाद एक बार फिर से हम कंटिन्यू करते हैं अपने 5 ईयर प्लान्स को। अब यहां पे आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है जिसमें हम नेशनलाइज कर देते हैं बैंक्स को और जिसके बाद से ह्यूज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हम फोकस करते हैं नेशनल हाईवे सिस्टम पे, क्योंकि इस समय तक इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी और थोड़ा बहुत अर्बनाइजेशन भी हमारा चालू हो चुका था। इसके बाद आप देखते हैं कि इंडिया के जो नेशनल हाईवे हैं उन्हें ब्रॉड करने के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए ये तो बात हुई कि आपके 5 ईयर प्लान में किस तरह से बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। ऑल्दो बाकी 5 ईयर प्लान में भी थोड़ी बहुत बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, बट मेजरली उनके गोल्स कुछ और थे, तो इस वजह से हम यहां पर उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ अलग सेगमेंट के बारे में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ रोड की मिलती है आपको यूएसए में और उसके बाद इंडिया ही आता है। तो कहीं ना कहीं आजादी के बाद
हमने रोडवेज को डेवलप करने में एक मेजर काम किया है। अब बात की जाए रेलवेज की, तो हम शायद एशिया में नंबर 1 पे आते हैं जब हम बात करें रेलवे ट्रैक्स की लेंथ की। उसके अलावा अगर बात की जाए एयरपोर्ट्स की, तो इंडिया में लगभग 100 से ज्यादा एयरपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े। उसके अलावा स्कूलिंग में, अर्बनाइजेशन में और पावर सेक्टर में भी बहुत सी डेवलपमेंट देखने को मिली है। अब जैसे पर्टिकुलरली बात की जाए पावर सेक्टर की, तो आपको यह देखना होगा कि यहां पे रिसेंटली हमने कई स्टेट्स में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव किया है, तो यह भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। उसके अलावा सैनिटेशन पे रिसेंट टाइम में जो वर्क हुआ है वो भी काफी सराहनीय है, जहां पे हमने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को अचीव किया है रिसेंट टाइम में। तो इन सभी सेक्टर में आपको बहुत सा डेवलपमेंट देखने को मिला है इंडिया में सिंस 1947। अब यहां पे आप किन्हीं 2-3 चीजों के बारे में थोड़े अच्छे से फैक्ट याद कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा हर एक के बारे में सब कुछ जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आइए अब बात करते किस तरह के चैलेंजेस हैं हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। सबसे पहला इशू है प्लानिंग ओरिएंटेड इशू। अब यहां पे जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करती है। इन्वेस्टमेंट में ये कहती है कि भाई हमारे पास 100 रुपए आएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन हमारा 100 रुपए होगा और इसमें से 70 से 80 रुपए हम इन्वेस्ट कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। मान लीजिए हाइपोथेटिकली गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। अब होता क्या है कि ये जो पैसा कलेक्शन होना होता है ना, ये पहले ही ओवर एस्टिमेट करके बैठे होते हैं, या आप कह लीजिए गवर्नमेंट को पैसा आता ही कम है। अब जब पैसा कम आएगा तो क्या ये 70 से 80 रुपए इस एरिया में इन्वेस्ट हो पाएंगे? अब अगर ये पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पाया तो आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या आपकी इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑन टाइम हो पाएगी? अब इसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट डिले होंगे। प्रोजेक्ट डिले होंगे तो इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वो इंक्रीज होगी। अब आपके पास जब पैसा नहीं होगा तो आप जाएंगे बैंक के पास। अब बैंक वाले ये कहेंगे कि भैया आप पहले ही हमारे पास इतना उधार ले चुके हैं, अब हम और नहीं दे सकते। अब इस चक्कर में क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बीच में लटक जाता है और इसकी वजह से जो आपका बैंकिंग सेक्टर है उसमें आ जाती है बैड लोन की प्रॉब्लम। अब जैसे ही आपका लोन डिफॉल्ट होता है और ये बैड लोन हो जाता है तो अगली बार जब भी आपके बैंक किसी को पैसा देंगे तो वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके 4 पॉइंट हैं ये आप आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम आया, इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन स्लो रही। अब स्लो रही एग्जीक्यूशन तो टाइम ओवररन हुआ। अब टाइम अगर आपका इंक्रीज हो जाता है तो इससे कॉस्ट इंक्रीज होती है। कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आप अपने लोन में डिफॉल्ट करेंगे। लोन में डिफॉल्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बैंक पैसा कम देगा। उसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन की। अब आपने सुना होगा 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। अब अभी तक उसकी लैंड एक्विजिशन पूरी नहीं हुई है, तो आप ये समझिए कि उसकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली लास्ट 5 साल में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए लैंड एक्विजिशन हो भी जाता है तो उसके बाद एक प्रॉब्लम ये आती है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। अब इन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का ना हो पाना कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट को डिले कर देता है और जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब यहां पे ये जो आपका प्रोजेक्ट की क्लियरेंस नहीं मिल पाती एनवायरनमेंट की, ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं ऑफिसेज में, आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। अब मान लीजिए एक गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, वो कहता है कि भैया थेनी डिस्ट्रिक्ट में मैंने स्टार्ट करना है एक न्यूट्रिनो का प्रोजेक्ट। अब सेम टाइम पे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ये कहती है कि उस एरिया में इस प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो भैया आपको जरूरत है यहां पे अपने डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने की। उसके अलावा कई बार हम टेक्निकल और फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं देखते हैं प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होता है तब जाके हमें पता लगता है कि वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली वायबल नहीं था या टेक्निकली फिजिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक रिमोट एरिया में एयरपोर्ट बना देता हूं। अब वहां पर मेरे को पता है कि दिन के 2 पैसेंजर नहीं आने जो फ्लाइट से ट्रेवल करते हो। अब वहां पे मैं लगा चुका हूं करोड़ों रुपए, तो क्या वो प्रोजेक्ट आपका फाइनेंशियली वायबल था भी? अब अगर वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल नहीं था तो गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए था। उसके अलावा बहुत से इश्यूज हैं, जैसे टेंडर पास होते हैं तो उनमें ट्रांसपेरेंसी कम देखने को मिलती है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम आती है नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम होना। अब रिसेंट टाइम में कोल जो था
उसके ऊपर एलोकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा था, तो उस समय कोल की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। और रिसेंट टाइम में भी आपने देखा है कि दिल्ली में भी आपकी कोल की सप्लाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से आपके पावर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा था। उसके अलावा इंडिया में बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। आइए अब बात करते हैं किस तरह से हम इन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमें जरूरत है पब्लिक और प्राइवेट दोनों इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने की। उसके अलावा अब बात होती है लैंड एक्विजिशन की, तो यहां पे हमें एक लैंड बैंक बनाने की जरूरत है, जहां पे हमारे पास एक डाटा हो कि कहां कहां हमारे पास लैंड अवेलेबल है। उसके अलावा अगर बात की जाए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की, तो यहां पे हमें जरूरत है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ लेके चले इन्वायरमेंट को भी। अब इसे अचीव करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को अलाउ करें जो कम से कम डैमेज करें आपके इन्वायरमेंट को। उसके अलावा ना केवल हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है, बल्कि हमें जरूरत है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भी, और साथ के साथ हमें जरूरत है आपस में कोऑर्डिनेशन की भी, जिससे हम इंश्योर कर सके कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट हो थ्रू आउट सभी डिपार्टमेंट में और पैन इंडिया में भी। उसके अलावा जरूरत इस चीज की भी है कि हम जब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, इसके साथ साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में भी हमें देखना चाहिए एक प्रोजेक्ट की। साथ के साथ हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है और इंक्रीज करने की जरूरत है ट्रांसपेरेंसी को भी। उसके अलावा बैंक्स में जो बैड लोन की प्रॉब्लम चल रही है, हमें उसे भी जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। अब बात की जाए रिसेंट टाइम में भारत ने क्या कुछ किया है इस सेक्टर में, तो हमने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2006 लेके आए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लेके आए, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, हायर टैक्स रिबेट दिया है हमने फॉर होम लोन्स, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स लेके आए हैं, और उसके अलावा हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस को भी कम किया है। अब यहां पे डिमांड एंड सप्लाई के गैप को कम करने के लिए हम लेके आए प्रधानमंत्री आवास योजना। ये अर्बन और रूरल दोनों एरिया में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि हम हाउसेस की अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर सके इंडिया में, और जिससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के हर सिटीजन के पास अपना घर हो, या एटलीस्ट उन्हें इजीली किराए पे घर मिल सके। अब आने वाले समय में इंडिया एक न्यू फेज में जाने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन के, क्योंकि इंडिया के पास ग्रोथ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि माना जा रहा है कि 2024 तक भारत 5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी हो जाएगा, और हम एस्पायर कर रहे हैं लगभग 2030 तक हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। अब यहां पर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, जहां पर वो प्रमोट करे अफोर्डेबल हाउसिंग। देखिए, इंसान की एक ही जरूरत होती है, दैट इज रकम। अब आप कहेंगे रकम क्या है सर? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा गवर्नमेंट को बाकी और भी सेक्टर्स में फोकस करने की जरूरत है, जैसे रेलवेज को हमें एक्सपैंड करने की जरूरत है। उसके अलावा रोडवेज की जो ट्रैफिक कंजेशन की जो प्रॉब्लम है, हमें उसके बारे में भी फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा हमें बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है, जहां पर हम इन बैड लोन्स की प्रॉब्लम को तो दूर करें ही करें, बल्कि जो ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां हैं ना, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब अगर इन्हें लोन शॉर्ट टर्म मिलेगा और प्रोजेक्ट की रिकवरी इनकी लॉन्ग टर्म में है, तो कहीं ना कहीं इन लोन्स को दे पाना वापस मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। अगर इसे हम टाइमली इंप्लीमेंट कर पाए, तो आने वाले समय में भारत 5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।